Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Bus. Myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों आज हम लोग ऑक्सीजन फैमिली के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ फॉर द ऑक्सीजन फैमिली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द जेई एग्ज़ाम एंड फॉर द नीट एग्ज़ाम। ठीक है, दोनों के लिए अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जनरली आपको लेक्चर्स में क्या देखने को मिलता है कि भाई जो इसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करते जाते हैं, बट इसमें जो डेप्थ है वो समझना ज़रूरी है। बिकॉज डेप्थ में समझने से क्या होता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट आपको ग्राउंड स्टेट मतलब जीरो लेवल से लेके और हायर लेवल तक, ठीक है, जो भी हमारे सिलेबस में हो सकता है वो सब के सब आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट केमिकल प्रॉपर्टी में। तो आपको पता है कि ये जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो एनसीईआरटी की लेवल और बेस पे ही बात कर रहा हूँ। मैं लाइन बाय लाइन आपको डिस्कस कर रहा हूँ, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे लेक्चर्स को देखो प्लीज़, और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो जो हमारा ऑक्सीजन होता है बच्चों, ऑक्सीजन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो टोटली डिफरेंट होती हैं फ्रॉम द अदर मेंबर्स जो इस फैमिली में होते हैं। क्यों इसकी डिफरेंट होती है? बिकॉज ऑफ रीज़न आपको पता है, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। ठीक है, एक तो पहला रीज़न आपको इसका स्मॉल साइज आपको मिलता है। सेकंड, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। ठीक है, तो ये पता है कि ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट नेक्स्ट टू फ्लोरीन। ठीक है, आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं ना, तो फ्लोरीन नेक्स्ट ऑक्सीजन नेक्स्ट आपका नाइट्रोजन। ठीक है, ये आपका सीक्वेंस मिलता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो दो रीज़न है, इसका स्मॉल साइज है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है ऑक्सीजन की, जिसकी बेसिस की जो केमिकल रिएक्टिविटीज़ हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो ऑक्सीजन की पूरी तरीके से अलग होती हैं बाकी मेंबर्स के साथ। ठीक है, पहली चीज़ आपको समझना, रीजन समझना बेटा। सेकंड पॉइंट, अगर केमिकल में बिहेवियर की बात करूं, ठीक है, केमिकल बिहेवियर की अगर बच्चों बात करूं, तो जो ऑक्सीजन का जो नेचर है वो बच्चों किससे मैच करता है? N2 के साथ। N2 के साथ आपका मिक्स करता है। N2 बच्चों कहाँ से बिलोंग करता है? ग्रुप 15 से। ठीक है, ग्रुप 15 मैंने हम लोगों ने पढ़ा था बेटा अच्छे से N2 के बारे में। ठीक है, एंड ग्रुप 17 मतलब फ्लोरीन के साथ मैच करता है। ठीक है, फ्लोरीन मतलब ये ग्रुप 17 का एलिमेंट है। ठीक है, तो इसके साथ ये क्या करता है, आसानी से इसके जो बिहेवियर है, केमिकल बिहेवियर जो एक्टिविटीज हैं वो इनसे मैच करती हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टीज वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें। अब क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है, अट्रैक्टिव वैल्यू बहुत हाई है, तो क्या ये हाईएस्ट रिएक्टिविटी को भी शो करता है? नहीं। तो इसकी जो रिएक्टिविटी है बच्चों वो बहुत हाई नहीं होती है। क्यों नहीं हाई होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हाई है बट रिएक्टिविटी हाई क्यों नहीं है? तो रिएक्टिविटी हाई इसलिए नहीं होती है कि अगर मैं बोलूँ कि ऑक्सीजन की जो आपकी एक्सपेक्टेड जो वैल्यू है ना, उसके कंपैरिजन में इसकी जो रिएक्टिविटी वैल्यू वो काफ़ी आपकी लो रहती है। बिकॉज ये ऑक्सीजन बच्चों स्टेबल ही होता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ओ के अंदर। ठीक है, तो ऑक्सीजन डबल आपके डबल बॉन्ड हो आपके इस तरीके से स्टेबल आपको देखेगा, इसकी स्टेबिलिटी इस तरीके से होगी। तो कहीं ना कहीं ये डबल बॉन्ड होने की वजह से इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन में, सिंगल बॉन्ड की बात बच्चों मैंने पहले करी थी, वो तो अनस्टेबल होता है, बट ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में इसके डबल बॉन्ड होने की वजह से इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की जो वैल्यू होती है, इट इज अराउंड 117.3 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, तो ये वैल्यू होने की वजह से, ये हाई बॉन्ड एनर्जी वैल्यू होने की वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है आपकी डबल बॉन्ड की बहुत हाई हो जाती है, इसलिए इसकी जो रिएक्टिविटी वैल्यू है वो काफ़ी लो है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम बात कर रहे हैं सिंगल मोनोटोमिक फेज में, रिएक्टिविटी हम बात करेंगे जब मॉलिक्यूल्स आपका स्टेबल होगा नेचर में O2 की फेज में, तो फिर इस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान नहीं है क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी वैल्यू काफ़ी हाई है। समझ में आ गया? दूसरा रीज़न क्या है कि डबल बॉन्ड जब बना था तो मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे आपका पी पाई जो आपका साइड वाइज ओवरलैपिंग हुआ था बच्चों, ध्यान दो, जो साइड वाइज आपका ओवरलैपिंग हुआ था उसकी वजह से यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ था। समझ में आ रहा है? तो ये पी पाई बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे इसकी जो स्ट्रेंथ जो आपकी बॉन्ड एनर्जी है वो आपकी हाई हो रही है। एज वेल एज आपको ये भी पता है कि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो बॉन्ड को स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करेगा। कौन करता है? सिग्मा। तो जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड जो ओ होगा, ये जो सिग्मा बॉन्ड होगा, ये आपका बॉन्ड को स्ट्रेंथ प्रोवाइड मैक्सिमम करता है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। ठीक है,
तो ये आपको पता है सिग्मा भी है, पाई भी है, जिसमें से सिग्मा आपकी मैक्सिमम बॉन्ड डिस्टेंस शो करेगा और पाई इसको सपोर्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या करेगा, यहाँ पे जो बॉन्ड को ब्रेक करना आसान नहीं होगा। इसलिए जो ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी बच्चों कैसी होती है, लो। लेकिन ऑक्सीजन जो अगर एटॉमिक फेज में होगा, मोनोटॉमिक फेज में होगा, तो इसकी जो रिएक्टिविटी जो आपकी इसकी सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होगी वो काफ़ी हाई होती है, ठीक है, नेक्स्ट टू फ्लोरीन। नेक्स्ट आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है वो बच्चों कम्बिशन, जितनी भी कम्बिशन रिएक्शंस होती हैं, मैंने आपको क्लासीफाइड किया था जब मैं डिस्कस कर रहा था इन्होंने मैकेनिज्म में, ठीक है। तो ये सारे के सारे कम्बिशन रिएक्शन को सपोर्ट करता है, ठीक है। और जब ये सपोर्ट करता है कम्बिशन में, तो आपको पता है रिएक्शन कैसी होने वाली है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने वाली है, जहाँ पे हीट क्या होगी बच्चों आपकी प्रोड्यूस होगी। और एक बारी बच्चों रिएक्शन इनिशिएट हो जाती है ना, कम्बिशन, तो फिर वो आपकी कंटिन्यूसली बेटा आपकी वो चलती रहती है, ठीक है, वो आपकी स्टॉप नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट मैं पॉइंट की बात करूँ, ऑक्सीजन की मोनोटॉमिक फेज में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू काफ़ी हाई है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हाई है, तो मैंने डिस्कस करा था बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होता क्या है कि एक तरफ हाइड्रोजन होता है और दूसरी तरफ बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, लाइक फ्लोरीन, लाइक ऑक्सीजन, लाइक नाइट्रोजन, ठीक है। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अगर एक साइड बच्चों किसी भी मॉलिक्यूल से मिलता है आपका हाइड्रोजन, तो मतलब वहाँ पे कौन सा बॉन्ड मिलता है, वहाँ पे मिलता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसलिए जो ऑक्सीजन है वो बच्चों आपके हाइड्रोजन बॉन्ड को भी शो करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी रिएक्टिविटी का सीक्वेंस। तो इस फैमिली में आपको जो रिएक्टिविटी होगी, ऑक्सीजन एंड सल्फर की रिएक्टिविटी काफ़ी हाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल ट्रेंड बच्चों रिएक्टिविटी क्या बनेगा, ऑक्सीजन का सबसे हाई हो जाएगा। मैं मोनोटॉमिक फेज की बच्चों बात कर रहा हूँ, ठीक है। सल्फर, नेक्स्ट आपका सेलेनियम आ जाएगा, ट्रेलियम आ जाएगा, नेक्स्ट इज पोलोनियम। तो यहाँ पे डाउन द ग्रुप क्या आपको पैटर्न दिख रहा है, तो डाउन द ग्रुप जाने पे जो रिएक्टिविटी की वैल्यू है, बच्चों वो डिक्रीज कर रही है। तो डाउन द ग्रुप जाने पे रिएक्टिविटी की वैल्यू क्या कर रही है आपकी, डिक्रीज कर रही है, ठीक। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्लियर है। अच्छा, अब जो ऑक्सीजन है वो लगभग सारे के सारे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है हमारी केमिस्ट्री के अंदर, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। कंबशन रिएक्शन आपको पता ही है। तो ऑक्सीजन हर जगह अपनी रोल को प्ले करता है, उसमें कोई आपका डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ग्रुप 17 का जो फ्लोरीन है उसकी एक्टिविटी थोड़ी सी हाई आपकी लो रहती है, ठीक है, आपके फ्लोरीन के साथ। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों हाइड्राइड पे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज द हाइड्राइड। तो जितने भी आपके इस फैमिली के जो एलिमेंट हैं वो हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो व्हाट इज द जनरल फार्मूला, तो जनरल फार्मूला बच्चों हो जाएगा H2M। आपको पता है यहाँ पे शेयरिंग करेंगे, ठीक है, या फिर ट्रांसफर कर सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। तो ऊपर वाला ट्रांसफर करना चाहेगा ऑक्सीजन, बाकी शेयर करना चाहेंगे, ठीक है। तो इसमें आप समझ सकते हो कि ये H2M मतलब दो हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें आपका जो एलिमेंट है, इस फैमिली के एलिमेंट है, उसके पास बच्चों कितने 6 होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दो आपका ले सकता है, ठीक है, या फिर आपके दो शेयर कर सकता है, इसके पास यही चांस है ना। तो इसमें जनरल फॉर्म मिलेगा आपको H2M या फिर MH2 टाइप मिलेगा यहाँ पे आपको हाइड्राइड। जहाँ पे आपका M की बात करूँ तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेरेनियम एंड पोलोनियम। क्लियर है बच्चों। एग्जाम्पल ले लो, अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन को लेके तो बन जाएगा H2O, सल्फर को लेके बात करेंगे तो बन जाएगा आपका H2S, नेक्स्ट बात करूँगा तो बनेगा H2SE, H2TE एंड H2PO। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको हाइड्राइड देखने को मिल जाएंगे बच्चों, बात समझ में आनी चाहिए, ठीक, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद अब बच्चों यहाँ पे एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की पॉइंट आपको और बताऊंगा, जो हाइड्रोजन सुपर ऑक्साइड के बारे में। तो हाइड्रोजन सुपर ऑक्साइड क्या होता है ये बताओ ज़रा। अगर मैं बात करूँ आपसे कि हाइड्रोजन सुपर ऑक्साइड, तो हाइड्रोजन सुपर ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला बच्चों क्या होता है, H3 नहीं होगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 होंगे बट आपका हाइड्रोजन 2 ही होंगे, तो H2O3 दिस इज हाइड्रोजन सुपर ऑक्साइड। और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं H3O4 नहीं होगा, यहाँ से H2 ही होगा, H2O4, यस, ठीक है। तो ये कुछ आपके एग्जांपल्स हैं हाइड्रोजन सुपर ऑक्साइड्स के। अगर आप यहाँ पे इसको हीट करते हो तो यहाँ से बच्चों O2 गैस का आपका एवोल्यूशन होगा, ध्यान देना। यहाँ पे अगर आप इसे हीट करते हो लाइक या फिर ऑक्सीडाइज करते हो इन दी प्रेजेंस ऑफ
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक केमोनोफोर या फिर आप H2O2, तो डेफिनेटली यहाँ पे इनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और इस केस में बच्चों क्या होगा, ये O2 गैस को रिलीज करते हैं। बस प्लीज कीप इन माइंड कि अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है हाइड्रोजन सुपर ऑक्साइड को लेके, तो आप पे डाउट क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए। आपका यहाँ से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H3H2O3 या फिर H2O4 आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ज़रा यहाँ पे प्रिपरेशन को लेके। ठीक है, तो जो हमारे हाइड्राइड्स हैं उनको प्रिपरेशन को लेके हम बात करते हैं। तो प्रिपरेशन में आपको सिंपल सा पता है कि H2O कैसे फॉर्म कर सकते हैं। पहला ही तो आप क्या करो, हाइड्रोजन गैस को आप कम्बिशन करा दो। तो कम्बिशन कराएंगे तो बैलेंसिंग के साथ तो हाफ O2 हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको कम्बिशन रिएक्शन से क्या मिल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा, H2 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अब क्या आपको ऐसे में बोलूँ कि बाकी के एलिमेंट अगर आपको बाकी कंपाउंड फॉर्म करना है लाइक H2S, H2SE, H2T, बाकी जो आपके हाइड्राइड्स हैं इसी फैमिली के मेंबर्स के, तो क्या उन वो भी हम ऐसे कम्बिशन से करा सकते हैं? नहीं, उनको हम कम्बिशन से नहीं करा सकते हैं। तो वहाँ पे हम कैसे फॉर्म करते हैं? तो उनको फॉर्म करने के लिए हम उनके पर्टिकुलर एसिड्स लेते हैं। ठीक है, और रिस्पेक्टिव सॉल्ट, जैसे अगर मेरे को चाहिए सपोज H2S चाहिए, बात समझो ध्यान से, लॉजिक को समझो। अगर आपको H2S चाहिए तो यहाँ पे सल्फर का आपको सॉल्ट चाहिए, तो सल्फर का एक हम सॉल्ट ले लेते हैं। और सल्फर का सॉल्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ले लेते हैं सपोज FeS। ठीक है, ये ले लिया मैंने, ये आपका सल्फर का सॉल्ट हो गया। और इसको बच्चों हम हीट कर देते हैं आपके एक एसिड के साथ। तो एसिड बेटा क्या, जो हाइड्रोजन दिख रहा है ना, इसके लिए हम बेटा एसिड यूज कर देंगे। तो देखो ये कैसे फॉर्म होगा। यहाँ पे मैंने सपोज ले लिया इसका कंपाउंड सॉल्ट ले लिया FeS प्लस H2SO4, बस आंसर हो जाएगा। देखो जो आयरन है ना यहाँ पे वो जाएगा बच्चों सल्फेट के साथ। ठीक है, बिल्कुल सही। तो आपको यहाँ पे फॉर्म कर लेगा FeSO4, कोई डाउट नहीं है इसमें। लेटेस्ट एनर्जी आपको देखने को मिल जाएगी, स्टेबिलिटी बेटा जबरदस्त रहेगी यहाँ पे बिकॉज ऑफ आयोनिक नेचर। और बाकी आपको मिलेगा H2S। ठीक है, H2 यहाँ से और S यहाँ से। तो H2S एक कैटायन आयन है, पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट चार्ज, वहाँ पे क्लोज H2S का फॉर्मेशन। तो प्लीज़ ध्यान रखो कि जो हाइड्राइड्स हैं ऑक्सीजन फैमिली के, वो वाटर मॉलिक्यूल्स पहला जो ऑक्सीजन है उसको छोड़ के बाकी के आपके जो एलिमेंट जो मेंबर्स के हाइड्राइड्स हैं उसको फॉर्म करने के लिए उनका पर्टिकुलर आपको सॉल्ट चाहिए, प्लस हम एसिड का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड अगर मैं बात करूँ H2SE को फॉर्म कैसे करना है, तो ये जो सेलेनियम है इसका एक सॉल्ट ले लो। तो सॉल्ट लेते हैं बच्चों Na2Se, ले लिया सॉल्ट मैंने, और एक एसिड मैंने यूज कर दूंगा। देखो तो मैं देखता हूँ आंसर क्या बनेगा। एसिड ले लेते हैं बच्चों H2SO4 प्लस Na2Se, कंबाइन करा दो, आयनाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, Na के साथ चला जाएगा SO4। तो एक तो आंसर मिल जाएगा बच्चों यहाँ से आपका Na2SO4, और बाकी आपको दिख ही रहा है क्या फॉर्म रहा है H के साथ हाइड्रोजन, तो H2Se। समझ में आ गया कैसे फॉर्म करना है, लॉजिक बता दिया मैंने। चलो इसके बाद नेक्स्ट बच्चों बात करूंगा मैं फिजिकल स्टेट को लेके। ठीक है, फिजिकल स्टेट को बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल्स की फिजिकल स्टेट आपको पता ही है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स इट इज ए कलरलेस। ठीक, कलरलेस एंड ऑडियोलेस। बच्चों हम लोग प्योर स्टेट की बात कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी नहीं है कि कहीं पॉन्ड में है, कहीं पे और किसी जगह है तो वहाँ पे आपको स्मेल आने लगती है ना उसमें, वो तो उसमें आपका वाटर मॉलिक्यूल्स आपका इम्प्योर स्टेट में होता है ना, तो फिर आपको वो अलग दिखेगा। बाकी प्योरिटी की बात करेंगे, इट इज़ कलरलेस एंड ऑडियोलेस लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, ऑडियोलेस लिक्विड। बाकी के आपके जो मेंबर्स होंगे इस फैमिली के वो कलरलेस होंगे बट पॉइजनस होंगे। ठीक है, बाकी के आपके जो अदर मेंबर्स होंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बाकी जो आपके अदर मेंबर्स होंगे वो आपको मिलेंगे कलरलेस, पॉइजनस एंड बैड स्मेलिंग। ठीक है, बैड स्मेलिंग गैस, इट इज लिक्विड। ठीक है, दिस इज ए बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज हाइड्राइड्स। नेक्स्ट में बात करते हैं इसकी वोलेटाइल नेचर के बारे में। तो इसका जो वोलेटाइल नेचर है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बारे में पहले बात करेंगे। वाटर इज लीस्ट volatile, what is the answer? हाइड्रोजन बॉन्ड।
ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ वंडरबॉल फोर्स। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे आपका लीस्ट वोलेटाइल होगा, ठीक है। बट अगर हम बात करें H2O, ठीक है, और H2S, ये तो लिक्विड होता है, आपको पता है। ये लिक्विड होने के पीछे भी रीजन क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये बच्चों किस में, ये आपकी गैसियस फेज में। तो आपको पता चल रहा है कि H2S की जो वोलेटाइल नेचर है, आपके सल्फर का जो हाइड्राइड है उसकी जो वोलेटाइल नेचर है वो क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। तो मतलब आप ऑक्सीजन से अगर सल्फर की तरफ मूव कर रहे हो हाइड्राइड की कैटेगरी में, तो कहीं ना कहीं जो वोलेटाइल नेचर है उसकी वैल्यू क्या करेगी बच्चों, इंक्रीज। बात समझ में आ रही है। और फिर उसके बाद आपकी डिक्रीज करती है। देखो H2S से अगर आप मूव करो H2TE की तरफ, तो फिर वैल्यू क्या करेगी बच्चों, यहाँ से आपकी डिक्रीज करेगी। तो ये जो आपकी वोलेटाइल नेचर की वैल्यू डिक्रीज यहाँ पे क्यों कर रही है, तो रीजन है बच्चों यहाँ पे मॉलिक्यूलर मासेस। तो मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट की जो वैल्यू है वो आपकी बढ़ती जा रही है डाउन द ग्रुप जाने पे हाइड्राइड्स में। तो फिर आपकी जो वोलेटाइल नेचर है वो डिक्रीज करेगा। तो रीजन समझ में आना चाहिए, ठीक है। रीजन आपके आते हैं बहुत बार और वहीं पे आपको क्लियर चीज़ें करनी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे बच्चों कोवैलेंट करेक्टर। तो कोवैलेंट करेक्टर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको जो भी हाइड्राइड्स हैं, तो कौन कौन से हाइड्राइड्स हैं बच्चों, जैसे H2 ले लिया मैंने, इससे हम मूव कर रहे हैं कहाँ तक, H2T की तरफ हम मूव कर रहे हैं। ध्यान दो, लीजिए डाउन द ग्रुप। तो जो कोवैलेंट नेचर जो हाइड्राइड्स का है बच्चों, वो क्या करता है, वो इंक्रीज करता है, ठीक है। डाउन द ग्रुप मूव करने पे कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, कोवैलेंट नेचर की वैल्यू क्या करेगी आपकी, इंक्रीज करेगी, ठीक। अच्छा ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, आपको पता है पोलैरिटी, ठीक है। तो जो पोलर नेचर है या फिर आपकी जो पोलैरिटी इन हाइड्राइड्स की, वो क्या करती है बच्चों, डिक्रीज करती है जब आप मूव कर रहे हो डाउन द ग्रुप। क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती जा रही है, मेटल प्रॉपर्टी बढ़ती जा रही है। तो पोलैरिटी की वैल्यू भी क्या है, वो आपकी डिक्रीज करेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो कोवैलेंट कैरेक्टर की जो वैल्यू होगी वो बच्चों क्या करेगी, वो आपकी बढ़ती जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अच्छा अब मैं दूसरा पॉइंट बताऊँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेके। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, जो भी आपके यहाँ पे हाइड्राइड्स हैं, जो एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं सेंट्रल एलिमेंट के साथ साइड आइटम्स, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन सल्फर, इन सब के बारे में बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन टेरिलियम के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो बच्चों मैं बात कर रहा हूँ MH बॉन्ड लाइक। ये क्या करेगा बताओ, डाउन द ग्रुप आने पे वो वैल्यू आपकी डिक्रीज करती जाएगी। तो MH बॉन्ड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू अगर वो डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब क्या है, पोलैरिटी कम होती जा रही है। तो कोवैलेंट कैरेक्टर की वैल्यू क्या होती है आपकी, डाउन द ग्रुप आने पे इंक्रीज करती है। बात समझ में आ गई, रिलेशन। यस। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी को लेके। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो इन हाइड्राइड्स में जो थर्मल स्टेबिलिटी है बच्चों वो क्या करती है, डिक्रीज, ठीक है, डाउन द ग्रुप, ठीक है। अगर आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो, डाउन द ग्रुप जा रहे हो ऑक्सीजन से ट्रेलियम की तरफ, तो थर्मल स्टेबिलिटी की वैल्यू क्या करेगी बच्चों आपकी, डिक्रीज करेगी। हम बात कर रहे हैं हाइड्राइड्स को लेके, क्यों डिक्रीज करेगी, बिकॉज ऑफ इट्स मॉलिकुलर वेट या जो मॉलिकुलर मासिस है उसकी वैल्यू बच्चों क्या करेगी आपकी, इंक्रीज करती जाएगी, ठीक। अब वाटर का डिसोसिएशन की अगर मैं बात करूं, जो आपका H2O था उसका अगर मैं इस हाइड्राइड के डिसोसिएशन की बात करूं, तो व्हाट इज टेम्परेचर, तो दिस इज अराउंड 2000 डिग्री सेल्सियस। मतलब काफ़ी हाई टेम्परेचर, अगर आप वाटर में डिसोसिएशन की बात करोगे तो इसमें 2000 डिग्री से बहुत हाई टेम्परेचर है। और इसी के साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड को लेके, इसके लिए बेटा कितना होगा डिसोसिएशन वैल्यू इसकी टेम्परेचर के लिए, 280। अगर आप इसे डिसोसिएट करना चाह रहे हो तो 280 डिग्री सेल्सियस पे डिसोसिएट होगा। तो पता है वाटर मॉलिक्यूल्स में और आपकी बहुत हाई वैल्यूज आ रही है, ठीक है, डिसोसिएशन वैल्यू। इसलिए हम थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं बच्चों बॉन्डिंग को लेकर, ठीक है, बॉन्डिंग को लेकर भी, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स में H बॉन्डिंग भी मिलता है, आयोनिक परसेंटेज भी ज़्यादा है, आयोनिक कैरेक्टर भी ज़्यादा है, ऊपर से नीचे मूव करते जा रहे हो तो यहाँ पे ओवरलैपिंग वाला भी जो कॉन्सेप्ट है वो भी काफ़ी वीक होता है, क्योंकि एक आपकी कैटन का साइज बड़ा होगा, आपके यहाँ पे एक जो साइज़ है कैटन एनायन का साइज़ जो आपका सिमिलर नहीं होगा, डिसिमिलर होगा, जिसकी वजह से ओवरलैपिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी। तो थर्मल स्टेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, टॉप टू बॉटम आने पर डिक्रीज करेगी, ठीक है, मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल होता जाएगा। इसलिए जो आपके लास्ट के जो कंपाउंड होते हैं, जैसे हम H2TE के बारे में बात करें, तो ये आपके रूम टेम्परेचर पे ही डिसोशिएट हो जाते हैं, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे समथिंग जाके ये डिसोशिएट आसानी से, इवन रूम टेम्परेचर पे ही, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे डिसोशिएट हो जाते हैं। तो बट व्हाट इज द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस पूछ सकते हैं एग्जाम में, पूछे भी गए हैं। तो बेटा क्या सीक्वेंस बनेगा हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी का,
H2O हो जाएगा, H2S, ठीक है, H2SE, ठीक है, H2TE टेरिलियम हो गया, और लास्ट आपको मिलेगा H2 पोलोनियम, ठीक है, पोलोनियम का हाइड्राइड। ये आपका सीक्वेंस होगा, इसको ध्यान रखना। नाउ कम्स एसिडिक नेचर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं बेटा, एसिडिक नेचर। तो एसिडिक नेचर की बात करेंगे तो ये आपके जितने भी हाइड्राइड्स होते हैं वो बच्चों कैसे होते हैं, वीक एसिड, ठीक है, सारे के सारे हाइड्राइड्स कैसे होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं, और इनका जो एसिडिक नेचर है वो इंक्रीज करता है, एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है अगर आप मूव करोगे फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल्स H2O टू H2T, ठीक है, मतलब आप समझो कि अगर आप टॉप टू बॉटम या फिर मैं बोलूँ डाउन द ग्रुप अगर आप मूव करोगे तो एसिड नेचर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। क्यों भाई, एसिडिक नेचर का मतलब क्या है, H+ आयन आसानी से रिलीज होना। तो H+ आयन बेटा आसानी से रिलीज कहाँ होगा, आपको पता है टॉप टू बॉटम आने पे जो MH बॉन्ड होगा बेटा, वहाँ पे आपकी जो बॉन्ड की वीकनेस होती जाएगी। टॉप टू बॉटम आने पे भी पढ़ा था हम लोगों ने स्टेबिलिटी आपकी यहाँ पे डिस्कस थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में। तो टॉप टू बॉटम आने पे जो H2PO था उसकी बॉन्ड डिस्टेंस सबसे वीक हो रही थी, तो वहाँ से आपका जो हाइड्रोजन है वो H+ की फेज में आसानी से बाहर जाने वाला है। तो आसानी से हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, वो आपके नीचे के जो कंपाउंड है वहाँ से हाइड्राइड से निकलने वाला है। तो इसलिए हम H2O से H2T मतलब टॉप टू बॉटम आने पे जो एसिडिक नेचर का जो प्रॉपर्टी है वो आपका बढ़ता जाता है ना। तो हम बोल सकते हैं कि दो हाइड्रोजन है तो मतलब ये हो जाएगा आपका वीक डाई बेसिक एसिड्स, ठीक है। तो वीक डाई बेसिक एसिड्स यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे जो अब क्वेश्चन है कि सॉल्ट के बारे में, तो जब दो हाइड्रोजन निकलेंगे तो कहीं ना कहीं सॉल्ट आपके दो टाइप के बनेंगे। जब एक हाइड्रोजन निकल रहा है फिर दो हाइड्रोजन, जब एक हाइड्रोजन निकलेगा तो पहला सॉल्ट कौन सा बनेगा, ये बनेगा आपका MHS टाइप। बात समझो ध्यान से, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा आपका हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड्स इस फैमिली का नाम। और सेकेंड टाइप के सॉल्ट, दोनों हाइड्रोजन बाहर चले जाएंगे H+, तो फिर मिलेगा आपको M2S। इसका मतलब हो गया, इसको बोल सकते हैं सिर्फ हम सल्फाइड, नॉट हाइड्रोजन सल्फाइड, दिस इज दी सल्फाइड, ठीक है। जैसे आपको पता है कि H2S अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ हाइड्रोजन तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा पहले H+ बाहर जाएगा तो एक मिलेगा HS-, HS- इज कॉल्ड हाइड्रोजन सल्फाइड। फिर HS- से फर्दर अगर आपका एक तो सॉल्ट यहाँ से बन जाएगा, ये फर्स्ट टाइप कैटेगरी होगी सॉल्ट की। फिर से अगर H+ आयन बाहर चला जाएगा तो यहाँ से मिलेगा सल्फर -2 चार्ज। बात समझ में आई, तो एक सॉल्ट आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं एसिडिक नेचर को लेकर, तो दो टाइप के सॉल्ट आपको देखने को मिलते हैं, एज वेल एज आपके बीक आपके यहाँ पे एसिड्स हैं तो इक्विलिब्रियम देखने को जरूर मिलेगा। तो इक्विलिब्रियम मिलेगा तो मतलब H2S, मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में सब डिस्कस किया है, H2S एग्जांपल वहाँ डिस्कस किया था। तो पहले केस में H+ है, देन HS-, सेकेंड केस में आपका जो HS- होगा ये फर्दर आपका इक्विलिब्रियम गेन करेगा, H+NS-2 में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहीं पे डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू 25 डिग्री रूम टेम्परेचर की बात करूँ हाइड्राइड्स की, तो वाटर मॉलिक्यूल्स की जो डिसोसिएशन कांस्टेंट जो वैल्यू होती है ये होती है 1 × 10⁻⁻14। ये हम लोगों ने यूज करी थी कहाँ पे, आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, ठीक है। तो इसलिए आपका वाटर मॉलिक्यूल्स का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। H2S के बारे में अगर बात करते हैं तो ये होती है 1 × 10⁻⁻7, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। और इसके साथ ये इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन इसके बाद जो भी है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूँ H2SE को लेके, तो इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू होती है 1.7 × 10⁻⁴, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो H2T, इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू होती है 2.3 × 10⁻³ ये बच्चों सब लोग हम बात कर रहे हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस। क्यों, टेम्परेचर बढ़ाने पे या घटाने पे तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की जो वैल्यू है -14, इसमें आपका चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर एसिडिक करेक्टर अगर आपका इंक्रीज कर रहा है तो आप देख सकते हो डाउन द ग्रुप आने पे, क्योंकि आपको जो बॉन्ड लेंथ है MH बॉन्ड लेंथ वो आपका डिक्रीज कर रहा है, तो बॉन्ड वीक होता जाएगा। तो बॉन्ड वीक हो तो प्रोटॉन जो होगा वो आसानी से डोनेट होगा नीचे वाले ग्रुप या एलिमेंट के साथ। नेक्स्ट बच्चों पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करें कॉन्सेप्ट में बर्निंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसको जो बर्निंग कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो बच्चों बर्निंग के बारे में बात करेंगे। तो बर्निंग के लिए आपको पता है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पर जो पड़ेगी,
O2 की सप्लाई आपको करनी पड़ेगी। तो जो भी हमारे हाइड्राइड्स हैं, अगर बच्चों हम यहाँ पे ऑक्सीजन के एटमॉस्फेयर में, O2 के एटमॉस्फेयर में अगर मैं इसको मैं बर्न करूँगा, तो बर्न करने बच्चों यहाँ स्पेसिफिक ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। O2 में अगर मैं बर्न करूँगा तो बच्चों यहाँ पे स्पेसिफिक जो आपकी फ्लेम है वो समझो, इट इज़ ए ब्लू फ्लेम। तो ब्लू फ्लेम के साथ यहाँ पे FLAME, ठीक है, ब्लू फ्लेम के साथ यहाँ पे आपको बर्निंग दिखाई देगी, ठीक है। और क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेंगे बच्चों सबके सब आपके डाई ऑक्साइड्स। जैसे एग्जांपल लेते हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जांपल बच्चों में लिया सपोज H2S, इसको बर्न कराया मैंने इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से बच्चों आपको यहाँ से इसका जो ऑक्साइड मिलेगा, एक तो फिक्स है SO2 मिल गया, या SO3 मिल जाएगा फर्दर ऑक्सीडेशन होने पे, ठीक है। और प्लस यहाँ से आपको फॉर्म हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स। बात समझ में आ रही है। तो देखो क्या हुआ, यहाँ से जो ऑक्सीजन है बच्चों, वो उसने क्या किया, वो बर्निंग स्टार्ट करेगा, तो सल्फर को जब बर्न करेगा, इसे कंबाइन करेगा, SO2 SO3 का फॉर्मेशन कर लेगा, और एक तरफ बेटा आपको मिल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स। तो कीप इन माइंड कि ब्लू फ्लेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑक्सीजन O2, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे फिक्स हो गया। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट इज द शेप, ठीक है। शेप को लेके बात करते हैं। तो आपको यहाँ पे पता, जो हमारे हाइड्राइड्स हैं वो आपके MH2 टाइप हैं, तो मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ज्वाइन हो गए, और यहाँ पे कितने मोलर बेटा 6 होते हैं। 6 का मतलब 2 आपके यहाँ पे क्या हो चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पेयर्ड हो चुके हैं, ठीक है, शेयर हो चुके हैं, और 4 बचे हैं, तो 2 आपके लोन पेयर्स। तो बिकॉज ऑफ लोन पेयर्स यहाँ पे रिपल्सिव फील होगा, आपके लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन अकॉर्डिंग टू बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो इसलिए यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो बच्चों क्या हो जाएगा, बी शेप, ठीक है। बी शेप बोल सकते हैं अपन, या फिर बैंड शेप बोल सकते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर होगा बिकॉज ऑफ लोन पेयर्स। और फिर यहाँ पे आपको एक बॉन्ड एंगल, मतलब ये थीटा, ये बॉन्ड एंगल क्रिएट होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं थीटा इन वाटर मॉलिक्यूल्स कितना होगा, ठीक है। H2O कितना होगा बच्चों, ये होता है आपका 104.5 डिग्री। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ वाटर मॉलिक्यूल्स के बाद H2S को लेके, यहाँ पे मिलेगा आपको 95.2 डिग्री, ठीक है। एनसीईआरटी में देखोगे तो मिलेगा 92.5 डिग्री, ठीक है। तो ये कंफ्यूजिंग नहीं है, बट ये वाला इंपॉर्टेंस को ध्यान रखना है। एक एनसीईआरटी का डाटा बेस है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। H2SE को लेके बात करते हैं, तो ये आता है बेटा 91 डिग्री, ठीक है। और H2T टेरियम को कर लेके यहाँ पे बॉन्ड एंगल की बात करें तो यहाँ पे आता है 90 डिग्री, ये आपके बॉन्ड एंगल है, ठीक है। तो एक यहाँ पे एक पॉइंट ये समझ में आ रहा है कि बॉन्ड एंगल की वैल्यू देखो रेगुलरली क्या हो रही है, 104 से 195 92 आ रही है, फिर 91 आ रही है, फिर आपकी 90 जा रही है, तो बॉन्ड एंगल आपका डिक्रीज कर रहा है। तो बॉन्ड एंगल की वैल्यू है वो आपकी डिक्रीज करती आ रही है। 109.28 जो आपका है, ये तो बच्चों नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है। अगर आपको पता है तो 109 डिग्री, ये जो बच्चों वैल्यू होती है बॉन्ड एंगल थीटा जो है वो आपकी नॉर्मल वैल्यूज होती है, ठीक है। और उससे वैल्यूज क्या आपकी डिक्रीज होती जा रही है, बिकॉज यहाँ पे आपके 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर N की वैल्यू 4 मिल रही है, टेट्राहेड्रल जैसा आपका ज्योमेट्री आ रहा है, बट यहाँ पे शेप चेंज होता जा रहा है बिकॉज ऑफ रिपल्सन, ठीक है। लोन पेयर रिपल्सन की वजह से आपका शेप चेंज हो रहा है, बट आपकी ज्योमेट्री चेंज तो नहीं होगी, वो आपकी वैसी ही रहेगी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो जो रेगुलर जो आपका एंगल है, जो नॉर्मल वैल्यू है आपकी थीटा की 109 डिग्री, उसके कंपेरिजन में बाकी के बॉन्ड एंगल आप पे कम होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ लोन पेयर रोल पेयर रिपल्सन वैल्यू, ठीक है, ओके। और लोन पे रिपल्सन वैल्यू बच्चों जो डाउन द ग्रुप है वो क्या करेगी, आपकी इंक्रीज करेगी। तो इंक्रीज करने की वजह से, ध्यान दो, इंक्रीज करने की वजह से डाउन द ग्रुप बात करूँ, वो जो टॉप टू बॉटम आने पे लोन पे रिपल्सन की वैल्यू इंक्रीज होने की वजह से जो आपका बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल की वैल्यू क्या करेगी, आपकी डिक्रीज। बात समझ में आ गई यहाँ तक, क्लियर है। चलो, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे रिड्यूसिंग नेचर की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बच्चों हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर के बारे में बात करेंगे तो जो भी हमारे हाइड्राइड्स हैं उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल्स को छोड़ दो, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स को छोड़ दो, बाकी जितने भी हमारे ऑल अदर, ठीक है, ऑल अदर्स हाइड्राइड्स जो इस फैमिली के हैं, ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली के हैं, वो सब के सब बच्चों एक्ट करते हैं रिड्यूसिंग
एजेंट की तरीके से, ठीक है, अदर देन वाटर मॉलिक्यूल्स। और रिड्यूसिंग का जो करेक्टर होगा उस पर बात कर लेते हैं, टॉप टू बॉटम। H2O से अगर मैं H2Te की तरफ अगर मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, मतलब मैं टॉप टू बॉटम अगर मैं ट्रेवल करूँ, तो जो रिड्यूसिंग करेक्टर की जो वैल्यू है, रिड्यूसिंग करेक्टर की जो वैल्यू है वो बच्चों क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। अब क्यों इंक्रीज करती है, क्योंकि आपका जो साइज ऑफ एटम्स है, ऑक्सीजन से लेके ट्रिलियन तक अगर आप देख पा रहे हो, तो जो साइज है एटम का वो क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। जब साइज इंक्रीज क्योंकि प्रिंसिपल सेल आपकी बढ़ती जा रही है, तो क्या है ना, कॉम्बर का साइज बढ़ता जा रहा है, तो साइज बढ़ने की वजह से जो ओवरलैपिंग है किस किस के बीच में, हाइड्रोजन और जो आपके एलिमेंट यहाँ पे है, तो उसके बीच में जो ओवरलैपिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, वो कैसा होगा, इफेक्टिव नहीं होगा। तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग ना होने की वजह से यहाँ पे MH जो बॉन्ड होगा वो आपका वीक हो जाएगा, ठीक है। और बॉन्ड अगर वीक हो जाएगा तो इस केस में जो हाइड्रोजन है वो आसानी से रिलीज हो जाएगा, इसलिए बच्चों एक्ट करते हैं अच्छे खासे बेटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों एक हम बात करेंगे यहाँ पे हैलाइड्स को लेके। नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फॉर द हैलाइड्स। तो हाइड्राइड्स पे क्वेश्चंस आता है तो आप लोग बिल्कुल कर पाओगे, जो मैंने पढ़ा है उसके ऊपर ये क्वेश्चंस देखने को मिलेगा ना। बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग बाकी नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे, जब भी देखने को आपको मिलेंगे। हैलाइड्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं, तो हैलाइड्स देखेंगे बच्चों यहाँ पे जो ग्रुप 16 के जो आपके एलिमेंट हैं, तो यहाँ पे जो भी हैलाइड्स फॉर्म करेंगे तो वहाँ पे इनके जो ऑक्सीडेशन नंबर्स होंगे वो क्या क्या होंगे, तो आपके +2 के फॉर्म करता है, +4 के भी आपको फॉर्म करेगा, और +6 में भी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे देखने को मिलेगी ग्रुप 16 के हैलाइड्स के साथ, ठीक है। जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हमारे हैलाइड्स हैं उसको एक बारी मैं क्या करता हूँ, एक टेबल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको, ठीक है। तो उसको बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज आपका हाइड्राइड फिनिश हुआ है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हैलाइड्स आपका चलेगा, देन ऑक्साइड्स, देन ऑक्सो एसिड्स, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर फिनिश होगा। बट कीप इन माइंड कि जो भी चीज़ें चल रही हैं उससे आप रेगुलरली लेक्चर को देखो, और कोई डाउट्स है कोई डिस्कशन है तो प्लीज़ आप मेरे साथ शेयर करो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।